नमस्कार। हिंदी कविता फेसबुक के दोस्तों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पिछले सप्ताह हमने ये श्रृंखला शुरू की। 4 दिन हम अलग-अलग लोगों से मिले और मुझे खुशी है इस बात की कि आप में से जो लोग भी हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, उन्होंने इस श्रृंखला के महत्व को, इसके विचार को पहचाना है। पिछले सप्ताह हमने कोशिश ये की कि अगर हम जेंडर और साहित्य पे श्रृंखला कर रहे हैं, तो जेंडर की अवधारणा की कुछ बातें आती और इतिहासविदों से हमने जो चर्चा परिचर्चा की, उसके पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि इतिहास के पन्नों में भी ये सब सवाल किस तरह उठते रहे हैं, उन पर बातचीत होती रहे। लेकिन जेंडर एक पक्ष जो समाज में है, उसी का प्रतिबिंब साहित्य में भी है, बल्कि साहित्य की दुनिया में दोहरी दुनिया है। एक जो हमारा सामाजिक यथार्थ है वो वहां दिखाई पड़ता है, और दूसरा जो संरचना हम चाहते हैं वह भी वहां दिखाई पड़ती है। तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि साहित्यकारों से बातचीत करें। पिछले सप्ताह विमल थोराट जी से बातचीत हुई, अनामिका जी से बातचीत हुई, और आज मेरी मेहमान है डॉक्टर सुकृता पॉल कुमार। सुकृता जी का परिचय मैं आपको कैसे दूं? वे चित्रकार हैं, कवि हैं, समीक्षक हैं। कई बरस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया है। तो जिन मुद्दों पर हम बातचीत करना चाहते हैं, उनके तमाम सर्जनात्मक यात्रा में उनसे उनको रूबरू होने का मौका कई दफा मिला है। तो उनके पास, जैसे मैंने कल आपसे कहा कि कलाकार का हृदय है, कवि की कलम है, और समीक्षक, साहित्य समीक्षक की, खास तौर पे जब भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में उनका एक समान अधिकार है, तो उनका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा रहा। और बहुलतावाद, कल्चरल डाइवर्सिटी यानी, तथा जेंडर के विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने अपने लेखन, अपने चिंतन, अपने शिक्षण में बहुत बार विचार किया है। तो सुकृता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो साहित्य में जेंडर की भूमिका पर है। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि साहित्य में जेंडर को कैसे पढ़ा जाए? क्या इसकी कुछ अलग तरकीब होनी चाहिए? और पिछले करीब 30 बरस में जब से हाशिए की आवाजें आने लगी और स्त्री विमर्श पर विचार विमर्श होने लगा, तब से जेंडर डिस्कोर्स पर भी काफी बात होने लगी। तो क्या तब से हमारे साहित्य पढ़ने की तरीका कुछ बदल गया है या पहले से था? तो साहित्य में हम जेंडर को कैसे पढ़ें, ये मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है। ये सवाल जो रेखा कर रहे हो, इसमें मुझे लगता है कई और बातें भी छिपी हैं अब इसमें। सवाल कितना छोटा सा लगता है कि साहित्य में जेंडर और इसको कैसे पढ़ा जाए, साहित्य को कैसे पढ़ा जाए। अब अगर आप देखते हैं तो ये बहुत अजीब सी बात है कि जैसे हम कहेंगे कि हमारे साहित्य में सिर्फ इंडियन लिटरेचर में ही नहीं, बस सारे विश्व की बात है ये, कि ये जो तहलका सा मचा कि इसको कैसे पढ़ा जाए, ये हो सकता है कि पिछले 30-40 वर्ष की ही बात है कि साहित्य में जेंडर की भूमिका क्या है। लेकिन औरत जो है वो तो हमेशा रही साहित्य में और उसको दर्शाया भी गया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई स्ट्रैटेजीज यूज हुई हैं, साहित्य करने वालों की और पढ़ने वालों दोनों की, मतलब बोथ इन क्रिएटिविटी एंड इन द रीडिंग ऑफ इट। ये बात तो आप लगातार देखते हैं कि हम एक बड़ा अंग्रेजी में तो बार बार कहते हैं, जो कि उर्दू में, हिंदी में भी ये समझ में आती है बात, कि एक तरह की एक खामोशी सी रही। कुछ ऐसे
जैसे टॉपिक्स रहे या इश्यूज कहिए, उसके बारे में एक साइलेंस, गंभीर साइलेंस रही। खास तौर पे ये जो प्री मॉडर्न एरा की बात नहीं मैं कर रही, जो मॉडर्न एरा की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलरली जो 18th 19th सेंचुरी और खास तौर पे अर्ली 20th सेंचुरी में भी। और एक साइलेंस, एक वो खामोशी सी जो कि चुभने वाली खामोशी जो होती है, जो शोर मचाने वाली खामोशी, उस टाइप की खामोशी कई इश्यूज के बारे में जेंडर रिलेटेड वो रही है। तो उसके बाद ये एक टाइम आया जबकि ये दरवाजे खुलने लगे और एक चेतना सी आने लगी पढ़ने वालों में, और खास तौर पे जिन औरतों को अपने अधिकारों के बारे में ये चेतना जागृत हुई जब, तो उनको ये ख्याल आने लगा कि भाई ये साहित्य में कहाँ नजर आ रही है, औरत का क्या रोल है। ये जो हम हीरोइन कह के या प्रोटैगनिस्ट कह के उसको देखते हैं, तो उसको कितने अधिकार दिए गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि जो लाइफ में, जो जिंदगी में उतरने लगा, वो ही चीजें जो हैं जो पाठक थे वो देखने लगे कि साहित्य में भी क्या वो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसलिए हमको ये बहुत जागृत होके करना पड़ा, जो कि एक्चुअली साहित्यकार हमेशा से करते रहा है। अगर हम देखें तो वो सूजी तारू की जो किताब है, उन्होंने किताब की तो वो तो मॉडर्न एज की बात तो नहीं करती हैं, तो उन्होंने चुन चुन के भारतीय भाषाओं से वो नमूने निकाले जो कि 600 500 बीसी से लेके आज तक दो मोटी मोटी किताबें निकाली जहां पे सैंपल्स दिए गए कि कैसे औरत भी अपने आप में बिल्कुल अवेयर रही है वो, लेकिन उसको छिपाया गया। और अगर उसने लिखा भी तो या फिर ओरल ट्रेडिशन में भी अगर कुछ रहा तो उसको समझा नहीं गया। तो ये चेतना के अनुसार बाद में ये जरूर हुआ कि हाँ भाई उसको उंगली लगाई कि हाँ यहाँ पे पॉइंटर्स पैदा किए गए। तो ये इन द ट्रेडिशन ऑफ क्रिटिसिज्म अगर आप देखें, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, तो अमेरिका में इसको गाइनो क्रिटिसिज्म कहते हैं। ऐसे गाइनोकोलॉजिस्ट होता है ना, वैसे ही गाइनोक्रिटिक्स है। तो गाइनोक्रिटिक्स जो हैं उनका ये एम बन गया, जो कि शोवाल्टर, इलैन शोवाल्टर ने बहुत बड़ा काम किया था इसमें। तो उसने यही कहा कि भाई हमने अगर हिस्ट्री ऑफ विमेन लिटरेचर को देखते हैं तो एक ऐसा पीरियड आता है जहां फेमिनिन सिर्फ जिसको कहा जाए वो पीरियड है, उसके बाद एक पीरियड आता है जिसको फेमिनिस्ट कहा जाए, और तीसरा आता है जो कि रोबस्ट फीमेल का जो है, जो कि इवॉल्व्ड औरत जैसे नजर आती है। तो वो तो देखने वाले की दृष्टि की बात कर रही है। लेकिन अगर आप प्रोटैगनिस्ट देखो तो हेलन भी थी ना, और क्या किस जमाने की बात कर रहे हैं हम, शकुंतला थी। और रोमिला थापर की किताब देखें तो उसमें कैसे उसको देखा है कि शकुंतला महाभारत में, पुरानी महाभारत में कैसे नजर आती है, और कैसे उस एपिसोड में शकुंतला इज अ प्रोटैगनिस्ट। उसकी एक रोबस्ट एक पर्सनैलिटी है, लेकिन उसको पढ़ने का, लिखने का तरीका बदलता गया ओवर द सेंचुरीज। तो मेरा कहने का ये है कि कहीं पे हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ऐसे लगता है कि प्री मॉडर्न पीरियड में एक लिबरेटेड वुमन थी जैसे, दर्शाई भी गई वैसे, और बीच में एक ऐसा पीरियड आया 2 सेंचुरीज नियरली, और काफी हद तक मैं कहूंगी कि ये ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक वो जो एक पूरा एजेंडा था ना, जो कि कॉलोनियल कंट्रीज में हर जगह ये हुआ, तो उनका एक डोमिनेशन इतना हो गया, और हमारा भी रेट्रोग्रेशन हुआ। हम लोगों में भी पर्दा और वो सब चीजें आने लगी, और हम भी विक्टोरियन हो गए। और फिर मॉडर्न पीरियड जो एकदम से आता है, जो कि हम, मेरा ख्याल है 20वीं सदी की बात कर रही हूँ मैं अब, जो 40s 50s के बाद जब ये चेतना जागृत होती है, और खासतौर पे जब सफराजेट मूवमेंट हो चुकी हुई, वोटिंग के वो हो चुके थे, पास हो गए, बिल पास हो चुके थे, उसके बाद ये जब अपने हक जमाने वाली बात कि ये हमारा इक्वालिटी वाला हक है, हमारे राइट्स हैं, तो उसके साथ साथ एक जेंडर दृष्टि इवॉल्व होनी शुरू हुई।
और उसको हमने पनपते हुए आहिस्ता आहिस्ता देखा, जबकि आप जैसे बता रही हैं 30 साल पहले तकरीबन की बात है कि फेमिनिस्ट प्रेस भी यहाँ आ गई, चाहे वो हिंदी में देखिए, दूसरी भाषाओं में देखिए, अंग्रेजी में देखिए, मानुषी जैसे पर्चे शुरू हो गए और इतना जो है वो ऐसे इवॉल्व होने लगी कि जेंडर कैसे पढ़ा जाए। और मैं इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी आप और हम जो काम कर रहे हैं कृष्णा सोबती पर, और मैं देख रही थी कि निर्मला जैन का जो आर्टिकल है, जो उन्होंने लिखा बहुत साल पहले जो लिखा था, वो एक दूसरे व्यू पॉइंट से वो पढ़ रही थी मित्रों मर्जानी को, लेकिन बीच में क्योंकि क्रिटिकल चेतना जागृत हुई टुवर्ड्स जेंडर, तो उन्होंने भी वो आवाजें आई, उनके अंतर मन में वो जागृति आई, तो उन्होंने जब दोबारा मित्रों मर्जानी को पढ़ा तो दूसरी दृष्टि से पढ़ा, तो दृष्टि में तो बदलाव आएगा ना। तो वो जो बदलाव आया है वो बहुत अहम बदलाव है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि ये फिर समझ में आने लगता है कि चाहे वो लिखने वाले के मन में, सबकॉन्शियस में, अंतर मन में जरूर कहीं पे वो स्त्री होने के नाते उन्होंने वो ढूंढ निकाला उस स्त्री में, मित्रों में, जो कि शायद आम स्त्री नहीं उठा पाएगी, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसको भी तो समझ आना चाहिए, तो पढ़ने वाले भी होनी चाहिए ना। असल में आपने जो बातें की, आपने 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठा दिए। एक तो कृष्णा सोबती और निर्मला जैन का जो संदर्भ आपने बनाया, असल में ये बड़े मजे की बात है कि निर्मला जैन जी से मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया है इस विषय पर, और जैसे कृष्णा जी ये स्वीकार नहीं करती कि वो नहीं चाहती, चाहे उनके पात्र जो हैं वो कितनी भी मजबूत स्त्रियां उनके सारे उपन्यासों में दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब उनसे स्त्रीवाद के बारे में पूछा जाता है तो वो अपने आप को किसी वाद में बांटना नहीं चाहती। इसी तरह निर्मला जैन जो उनकी समकालीन समीक्षक हैं, क्रिटिक हैं, वो स्त्रीवाद को साहित्य रचना और समीक्षा दोनों में से किसी का भी मानक नहीं बनाना चाहती। और काफी मतलब अब तक ये जो उनका इंटरव्यू मैंने किया, लगभग 1 साल हुआ होगा, ये आजकल पत्रिका के अमृत जयंती अंक के लिए किया, और अंत तक हमारे बीच खूब बहस होती रही, मैं खूब जोर देती रही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि साहित्य में श्रेष्ठ क्या है इसका फैसला वक्त करेगा, तो किसी भी स्त्री का लेखन अगर श्रेष्ठ होगा तो सदियों तक बचा रहेगा, लेकिन केवल स्त्रीवाद के नाम पर नहीं बचेगा। तो ये तो एक बिंदु रहा, लेकिन मुझे एकदम याद आया कि आपने जो 3 चरण शोएन गाइनोक्रिटिसिज्म के भी बताए, तो आपने इस्मत आपा पर काम किया है जी। तो उनके जो पूरे लेखन और उनके पर्सनालिटी दोनों में एक जो ये जो स्ट्रॉन्ग, मतलब जो आप कह रही है रोबस्ट फीमेल है, उसकी भी बात है, और दूसरा अपने समकालीनों में उन्होंने अपनी उपस्थिति जिस दमखम के साथ जाहिर की, तो उस पर आप कुछ और बताइए। जी देखिए, ये जो आपने पहले, मैं वो उसका जवाब देना चाहूंगी, जो आपने कहा कि चाहे वो निर्मला जैन हो या कृष्णा सोबती हो या इस्मत भी हो, वो ये लेबल नहीं चाहेंगी जिसको फेमिनिज्म का लेबल, क्योंकि जो भी लेबल, अब मैं खुद अपने बारे में भी यह कहूंगी कि मैं भी किसी लेबल को स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए कि मैं उस लेबल को भी तोड़ पाऊं। वो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैसे सोचती हूँ और करती हूँ, उस लेबल के उस पार जाना चाहती हूँ। लेकिन ये बात जरूर है कि वो चेतना वाली बात तो रहेगी ना। अगर आप स्त्री को चाह रहे हैं तो वो चेतना तो निर्मला जैन भी कबूल कर रही है और कृष्णा सोबती भी कबूल कर रही है। और जब आप इस्मत पर आते हैं, इस्मत चुगताई पर आते हैं, तो इस्मत चुगताई ने तो खैर खुल कर ये कहा, बहुत खुल कर कहा कि मैं तो जी अपनी सारी भाषा जो मैंने बनाई, मेरी जुबान जो है, वो मेरी जुबान कहाँ से आई? क्लासरूम से नहीं आई,
मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो कहती थी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैंने दीवार के पीछे किवाड़ के पीछे खड़े होकर और वो बेड के नीचे जाके मैंने बड़ी बूढ़ी औरतों की जुबान सुन सुनकर मैंने अपनी जुबान सीखी, और वो जुबान मैं वैलिडेट कर रही हूँ, उस जुबान में लिख रही हूँ मैं। और मेरे भाई ने जो भी मेरी कहानियां देखी, इस्मत का जो भाई था वो खुद राइटर थे, लेकिन इतने जाने माने नहीं थे। लेकिन जब वो इस्मत छोटी थी और उनकी वो कोई कहानी पढ़ते थे, तो ऐसे बाई चांस अगर मिल जाती थी तो वो फाड़ डालते थे कि ये जबान ठीक नहीं है। मैं बात कर रही हूँ पर्शियन पोइटिक्स की, उर्दू पोइटिक्स, जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत मेल, क्योंकि जितनी वो सिविलाइज्ड भाषा है हमारी भी, जो देखिए चाहे अंग्रेजी हो हिंदी हो, उसमें मैस्कुलिनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो उन्हीं की बनाई हुई है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेन। जो औरतों की भाषा है उसको तो नकारा जाता था ना, कि इसमें नहीं, जैसे उर्दू में रेखती को नकारा जाता था, बिल्कुल नकारा जाता था कि इसको, ये जो है भाषा हमारी नहीं है। उमराव जान अदा में तो ये खास लिखा गया है, पहले वाली चैप्टर में वो कहा है, उमराव जान कहती है अरे मैं रेखती में नहीं लिखती, क्योंकि रेखती वो जुबान समझी जाती थी जो औरतों की जुबान है। तो यही जो जुबान है, जो कि थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड जब हो गई, तो ये इस्मत में बेगुमाती जुबान कहलाती है। तो ये बेगुमाती जुबान जो है ये औरतों की भाषा है, और ये औरतों की वो जो एक होती है ना, एक डेकोरेटिव और हाइपरबोलिक, जो एग्जैजरेशन वाली भाषा, जो कि ऐसी भाषा जो कि औरतों की भाषा इन द इनर कोर्टयार्ड होती है, जो अंदर बैठ के आपसी बात करती है, जो गॉसिप और स्कैंडल की होती है। वो गॉसिप और स्कैंडल की भाषा जो है बड़ी लच्छेदार होती है, क्योंकि वो बड़ी इम्पैक्ट होती है, बड़ी ड्रामेटिक होती है। तो उस भाषा को ये इस्मत चुगताई हैं जिन्होंने उसको उर्दू लिटरेचर में वो लेके आई उसको, और 1942 में उन्होंने लिहाफ लिखी थी वो कहानी। तो चाहे वो भाषा की बात करें, चौथी का जोड़ा और दूसरी इस टाइप की कहानियां जो उन्होंने लिखी, या फिर जो मौजू लिया उन्होंने, जो थीम ली लिहाफ में, जो उनकी बोल्डनेस थी, जो उनका करेज था, वो सारा जो है वो बहुत एक्सपीरियंशियल है, अनुभव के साथ आया। तो हम पढ़ते में पढ़ते हैं, ये पढ़ते भी पढ़ते भी कॉन्शियस होते हैं कि टेक्स्ट को पढ़ते वक्त आप कॉन्टेक्स्ट देखिएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट को अगर औरत का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा जाएगा तो उसकी भाषा कहाँ से बनेगी? तो उसकी भाषा जो देने वाली बात है, और उस पर भी बाहर के देशों में भी बहुत ये काम हो रहा है आजकल, और हम भी कर रहे हैं कि भी कृष्णा जी की भाषा कौन सी है, वो औरत की भाषा कहाँ होती है, औरत की है कि नहीं। और कोई अगर राजेंद्र सिंह बेदी ने अगर वो लाजवंती लिखी है, तो उसने एक सब्जेक्ट लिया जो कि औरत लिखती आमतौर पे, तो वो बात करते करते हम दूसरे पॉइंट पे आ सकते हैं, लेकिन आप बताइए और ये तो बहुत खूबसूरत मोड़ की तरफ हमारी बातचीत चल रही है कि कितना अच्छा है कि हम एक ही समय पर इस्मत और कृष्णा सोबती पर बात कर रहे हैं। असल में जितनी भी जेंडर स्टडीज हुई हैं, ये जो जेंडर डिस्कोर्स बना है, उसमें स्त्री दृष्टि, स्त्री अनुभव और स्त्री भाषा पर बहुत बल दिया गया है। तीनों चीजें एक स्त्री जब लिखती है तो उसे प्रभावित करती हैं। लेकिन आपने खुद ही जो बातचीत को जिस मोड़ पे लाके रोका है, राजेंद्र सिंह बेदी की लाजवंती तक, तो एक तरफ तो हमारे पास कृष्णा सोबती और इस्मत चुगताई हैं, जो बिल्कुल सच में जो हमारे समाज में पर्दे के पीछे जो दुनिया चल रही है उसको रूबरू कराती है। और एक तरफ राजेंद्र सिंह बेदी हैं जो लाजवंती की कहानी लिखते हैं। तो किस तरह से, मतलब लाजवंती की जो दुख है, तकलीफ है, उसकी सामाजिक उपस्थिति है, उस सब को वो बयान कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप राजेंद्र सिंह बेदी और इस्मत को आमने सामने रख के देखेंगी तो उनके बीच कैसे अलगाव आपको मिलते हैं।
या इसी एक कहानी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि जी, कैसे कि स्त्री की प्रेरणा बयान करते हुए भी पुरुष लेखक जो है उनमें क्या अंतर आ जाता है? हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा, क्योंकि जो उन्होंने मौजू की मैं बात कर रही थी, वो जैसे ऑनर का एक इशू जो उन्होंने उठाया, वो एक इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ वुमेन, और ये मैं उनको दाद देती हूँ कि वो औरत भी उस वक्त कोई लिख रही होती तो शायद इससे बढ़िया कहानी ना लिखती हो इस मौजू पर। तो इसमें फिर वो डिस्टिंक्शन नहीं आता, और फिर हम उस बात पे आएंगे जो कि मेरा फेवरेट एक बहुत, मैं हर जगह बात करती हूँ इसकी, और वो है एंड्रोजिनी की बात, वो है अर्धनारीश्वर की बात, और वो है जो वर्जीनिया वुल्फ ने भी कहा और विष्णु प्रभाकर ने भी कहा कि लेखक जो है सिर्फ लेखक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहे, वो उनका तो पूरा नॉवल है वो, जिसका नाम ही अर्धनारीश्वर है विष्णु प्रभाकर का, और उसमें वो सारी बहसें लेके आते हैं कि कैसे हम ये जो बाइनरीज बना दी हैं हम लोगों ने, मेल फीमेल जो एक्सट्रीम बाइनरीज बना दी है, उसमें कितनी दिक्कत आती है कि हम ये समझ नहीं पाते कि जो फेमिनिज्म्स भी हैं, या अर्धनारीश्वर की बात करें, या इस टाइप की जो बाइसेक्सुअलिटी की बात करें, उसको कैसे हमें फ्रेम को, बाइनरी की फ्रेम को तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए देखिए विमेन स्टडीज जो है वो भी जेंडर स्टडीज बन गई थी कहीं, उसके और दूसरे पॉलिटिक्स भी हैं, लेकिन मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ कि एक प्लूरैलिटी जो सेक्सुअलिटी की है, सेक्सुअलिटी की प्लूरैलिटी जो है इतनी जबरदस्त है और इतनी कलरफुल है, जैसे जिंदगी कलरफुल है और इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसे हो गई है, हमारे सिविलाइजेशनल फोर्सेस ऐसे हम पर काम कर गए हैं कि आज भी हम उस पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई ट्रांस की रियलिटी क्या है या है कि नहीं, कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, साइकेट्री करवानी पड़ेगी, इसको काउंसलिंग देनी पड़ेगी इस बच्चे को अगर वो कहता है कि मैं ये हमारे पास क्या उसको कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया, यू नो, वो हम सफर करते हैं उस पे, होमोफोबिया हमारे पास है। ये सब कहाँ से आए ये कॉम्प्लेक्सेस? ये कॉम्प्लेक्सेस तभी आए क्योंकि हमने अपने वो डिब्बा बंदी कर दी ना, सब डिब्बे बना दिए और उसमें फिक्स कर दिया सब कुछ, और सेक्सुअल पोलैरिटीज को एक्सेंचुएट कर दिया, उसको आगे कर दिया, आइदर यू आर मेल और यू आर फीमेल, आइदर यू आर ब्लैक और यू आर व्हाइट, बीच वाले इतने ग्रे शेड्स हैं जिनकी खूबसूरती बहुत है, और जो रियलिटी में है, जो अनुभव होता है, लेकिन उस अनुभव को बाइसेक्सुअलिटी का, होमोसेक्सुअलिटी का, लेस्बियनिज्म का, ट्रांसजेंडर का, सारे क्वियर स्टडीज जो है सिर्फ वो कर रहे हैं आजकल, और वो भी उसका बोलबाला इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़े जोरों से उसका एक्टिविज्म हुआ, नहीं तो हम उसको कारपेट के नीचे, वी जस्ट स्वीप इट अंडर द कारपेट, उसको देखना ही नहीं है, जैसे कि वो इनविजिबल रियलिटी है। तो देखिए ये विष्णु प्रभाकर इन सब बातों का कि कैसे वो बहस जो है एक मुद्दा बन जाता है उस नॉवल में, और बहस होती है कि क्यों ना हम ये, कैसे नहीं हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते कि हमारे ही अंदर इस फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी है चाहे, लेकिन मैस्कुलिन एलिमेंट्स यहाँ बहुत हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और हमारी अर्धनारीश्वर या एंड्रोजिनस रियलिटी को, आइडेंटिटी को कबूल करना पड़ेगा हमें, और सारा जो नॉवल है वही बहस है, और वही चीज वर्जीनिया वुल्फ ने वेस्ट में कहा, और वही चीज कैरोलिन हेलब्रेन जो है उन्होंने अमेरिका में एक पूरी किताब लिख दी, टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ द आइडियल ऑफ एंड्रोजिनी। तो वो जो वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था वो एज एन ऑथर कहा था, और हमारी कृष्णा सोबती ने तो वो आइडेंटिटी को त्यागने की भी कोशिश की, फीमेल आइडेंटिटी को। लिखते वक्त वो कहती थी, लिखते वक्त तो वो इन एनी केस ट्रांसेंडेंस नहीं, ट्रांसेंडेंस की प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसको वो वाली फीमेल और मेल को आप नजरअंदाज कर रहे हैं और उससे ऊपर उठ गए हैं। ऊपर उठने की बात नहीं है, उसके साथ जूझते हुए टकराव भी देखते हैं मेल फीमेल का,
और कॉन्फ्लुएंस भी देखते हैं कि इकट्ठा भी कैसे आता है, उसकी वो बॉन्डिंग भी कैसे होती है, और कैसे बैलेंस ऑफ पर्सनालिटी और आइडेंटिटी होती है, और रिलेशनशिप्स में भी कैसे वो देखा जा सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स भी हैं हमारे पास, और लिटरेचर में है। विष्णु प्रभाकर की बात कर रहे हैं, हम हशमत की बात कर रहे हैं, हम वर्जीनिया वुल्फ की बात कर रहे हैं, हम कैरोलिन नेलब्रन की बात कर रहे हैं, और दुनिया भर में ये है। लेकिन आज तक क्यों नहीं हम उस पर बातचीत इतनी करते? क्योंकि हमारी वो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है बाइनरीज की, कि हम हमेशा उसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, मेल एंड फीमेल में देखते हैं। तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स भी होती है समाज में, फिर नॉन एक्सेप्टेबिलिटी की, उसको मानते ही नहीं है लोग, और वो बंद दिमाग से और बंद आंखों से वो देखा जाता है सब कुछ। तो इसलिए जेंडर का जो है रोल साहित्य में बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि साहित्य कहानियों के द्वारा ही ऐसे छू जाने वाले बड़ी मार्मिक कहानियां ऐसी आ जाती हैं, जो कि आपको जिनके थ्रू कबूल करना पड़ेगा कि हिजड़ा एग्जिस्ट्स। कमला दास की एक कहानी है, इसका नाम ही है हिजड़ा, और वो मलयालम में लिखी उन्होंने, और उसमें अगर वो कहानी पढ़ते हैं तो आपका दिल ऐसे एकदम पहुंच जाता है वो हिजड़े के दिल के साथ एकदम, और उसकी माँ के साथ मिलने लगता है। तो वो एक जो संवेदना जिसको बोलते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, वो साहित्य तो वही है ना। साहित्य का मतलब ही वो है कि दूसरे के हित के साथ जुड़ जाना, चाहे वो आपको विलन लगे, राइट। ये नाला सोपारा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 वो भी अभी चित्रा मुद्गल का है, और भी बहुत तीसरी ताली, ऐसे बहुत सारे उपन्यास कहानियां अब इन विषयों पे। लेकिन जो बात आप कह रही हैं कि जेंडर की जो अवधारणा है वो स्त्री और पुरुष मात्र से परे है, मतलब मात्र स्त्री या मात्र पुरुष होने से कहीं बड़ी है जेंडर की अवधारणा। इसलिए उसे उसी रूप में पढ़ने की और साहित्य में जो उसको विस्तार मिलता है उसे उसी रूप में समझने की जरूरत है यहाँ। लेकिन समस्या सामाजिक अधिक है। पूर्णिमा यहाँ लिख भी रही है कि समाज की कंडीशनिंग ऐसी है कि उससे बाहर निकलकर कुछ भी देखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो कंडीशनिंग है, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जब एक किताब हमने समय की कसक आपकी कविताओं का जो हिंदी अनुवाद मैंने किया था, तो मुझे याद है हमारी एक दोस्त अनुपम सिंह जो हिंदी की युवा कवित्री हैं, और उन्होंने कैसे तैसे जल्दी से वो हासिल की। उनको किताब जब नहीं मिल रही थी तो कहीं से पीडीएफ लेके पढ़ा, और वो उसके जो पुस्तक का लोकार्पण था उसमें शामिल हुई। और उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहती थी कि हम हिंदी में जो लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में एक स्त्री रचनाकार कैसे लिख रही है। लेकिन जब उसने वो कविताएं पढ़ी तो उसने कहा कि कविताएं मतलब उसका उससे साझा एक अलग स्तर पर हुआ, लेकिन एक खास उसके मन में जो स्त्रीवादी मुहावरा बैठा हुआ था वो कविताएं उसमें फिट नहीं होती थी। तो आपको कभी लगता है कि आपके लिखने में या आपके पेंट करने में आपका स्त्रीत्व हावी होता है, नहीं होता है, आपके लिखने को कहीं बदलता है, या फिर जिस एंड्रोजनी की बात आप कह रही हैं, यानी अपनी त्वचा के भीतर दूसरे चरित्र को महसूस कर पाना जो लेखक का दायित्व है, तो ऐसी बड़ा एक कैनवस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं रेखा, मैं इसमें ये जरूर कहूंगी, मेरा स्त्री होना उसमें खास तौर पे कुछ अनुभव जो हैं, जैसे कि मेरा अपना रिलेशनशिप एज अ मदर, माँ होते हुए अपने एडोलेसेंट बेटे के साथ मेरा क्या रिश्ता था और क्या होता रहा, किस टाइप की वो प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी। एक टाइम था, एक समय था उसमें, और उस समय की कसक में मैंने क्या लिखा फिर, तो वो एक माँ का हृदय, वो पिता का नहीं था। तो जरूर फर्क पड़ता है आपका जैसे माँ होना
या एक लड़की होने के नाते वो समाज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो आते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो असर होगा और वो कुछ आएगा उसके अंदर। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है, जब मैं कहती हूँ कि वो लेबल लेके प्रोपेगेंडा के जैसे प्रीची भाषा में अगर मैं लिखने लगूं, तो वो फिर लेखन मेरे हिसाब से वो लेखन नहीं है। मेरे हिसाब से वो क्रिएटिविटी में कहीं पे वो मौजू में चाहे वो ले लूं, इश्यू में वो ले लूं, लेकिन करते वक्त मुझे वो दूसरा क्या है, चाहे वो मेरे बेटे के साथ मेरा रिश्ता है या समाज के साथ किसी व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता है, उस वक्त मैं वो दूसरे को, द अदर हैज टू आल्सो बी मी इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। तो उस वक्त अगर मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो लार्जनेस नहीं है एंड्रोजेनी वाली, कि मैं उसको देख पाऊं, ओन कर पाऊं, अपना बना पाऊं, और ऐसे हो कि जैसे मैं वो भी मैं हूं और मैं भी मैं हूं, और यानी फिर अस्मिता का विस्तार, हाँ, अस्मिता का विस्तार एक वेरी, संवेदना की धरातल पर। और वो जो विस्तार जो आप कह रही है बहुत सुंदर, वो कह रही है संवेदना का विस्तार, ये जो चीज है ये समाज में भी तभी आएगा अगर समाज भी इस चीज के लिए ओपन हो, और साहित्य का रोल वहां भी है, और आप और हम जो कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी है, ये आपका भी फर्ज बनता है और हम लोगों का सबका फर्ज बनता है कि हम ये कहानियां उसी जागृति के साथ पढ़ें, और ताकि हमारा भी विस्तार हो और दूसरों का भी हो संवेदना का विस्तार। और इसलिए ये जो पोटेंशियल है जो साहित्य में, ये बहुत जबरदस्त है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि साहित्य सिर्फ साहित्यकार को ही नहीं सिर्फ पढ़ना होता, पाठक को ही नहीं सिर्फ उस पाठक को पढ़ना जिसको वो कहते हैं ना मुझे दिलचस्पी है साहित्य में इसलिए मैं, अरे ये तो सभी को दिलचस्पी होगी। जैसे कि बच्चे को दादी की गोद में कहानी सुनने की दिलचस्पी होती है और वो एक कहानी को बार बार सुनना जाता है, फिर तो उस टाइप की एक क्यूरियोसिटी को अगर हमने खो दिया तो हम एडल्ट माइंड हमारा जो है बड़ा संकुचित हो जाएगा। जो इंजीनियर का माइंड होगा वो बिल्कुल इंजीनियर का ही माइंड होगा, वो ह्यूमन माइंड नहीं होगा। तो ह्यूमैनिटी के तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हर तरफ तो जितना भी आप करेंगे रियलाइज करेंगे कि आप नहीं जानते हैं और जानना है और जानना है, वो तो खुलता ही जाएगा। तो इसलिए जो खूबसूरती को हम क्यों डिनाई करते हैं, तो इसलिए चाहे वो डॉक्टर बन रहा है या इंजीनियर बन रहा है या आईटी स्पेशलिस्ट है, तो अगर वो ये कहानियां नहीं पढ़ेगा तो उसका दिल जो है थ्रॉब नहीं करेगा, धक धक नहीं सुनाई देगा उसको, वो मैकेनिकल बन जाएगा बहुत। बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक तरह से साहित्य जो है वो दिल को धड़कना सिखाता है, ये दिल की धड़कन की तरह है। तो जी जी क्या मैं फरमाइश कर सकती हूँ इस पॉइंट पर कि आप अपनी कोई एक कविता, मतलब जो इससे रिलेटेड हो कहीं, या जो भी आप पढ़ना चाहें, क्या इस समय संभव है या? नहीं, मैं पढ़ती हूँ, एक मुझे ख्याल आ ही रहा था इसका। एक हम जब बात करते हैं स्त्रीवाद का या जेंडर वगैरह का, तो सभी कहीं ना कहीं इनका तो नाम जरूर लेते हैं, सिमोन दे बोवेर का। तो सिमोन दे बोवेर मुझे भी, मेरी जनरेशन और मेरे बाद की जनरेशन, सभी जनरेशन के लिए मुझे लगता है इमॉर्टल क्लासिक हैं वो। और मैं सिमोन दे बोवेर, जब मैं पेरिस एक बार गई, तो पेरिस अंदर नहीं गई थी, सिर्फ व्हेन आई वेंट टू द एयरपोर्ट पे ही थी मैं। आई डिडंट गो टू द एयरपोर्ट बट आई वाज ट्रांजिटिंग। तो वहां पर बैठे बैठे मैंने ये पोएम लिखी थी, क्योंकि मेरे लिए पेरिस और सिमोन दे बोवेर एक ही हैं। तो इट वाज लाइक दैट। अंग्रेजी है, तो मैंने लिखा इसको, तभी लिखा था, एयरपोर्ट पर ही लिखा था, अराइवल एट पेरिस। अभी इसको ट्रांसलेट आपने नहीं किया रेखा अभी। Many came, knocked at the door, and went away. And my friend Simone de Beauvoir, you didn't.
You haven't left. The second sex, mandarins, and all pulling at the delicate membranes of my brain, unknotting ritual from emotion, on the crossroads of all paths of my loves and of my hates, you entered. You entered the doors, the windows of my inner scape, my guiding star, my lighthouse, my friend. Oh, but you are my enemy. Let's face it, my arch enemy, flinging me far out into the sea amidst sharks and whales. You led me to rivers of fire, Ismat, Aniapa, Sylvia Plath, Lal Ded, Maya Angelou, all meant my meditations for the birth of a ball of light and flames, my icon of worship, the Greek androgyny, swinging hand in hand with Ardhanarishwar, landing on this land, Paris. I see it all, the ashes of lava over Simone's territory disperse, fireballs of light darting between the east and the west, beyond gender, beyond the male, and beyond the female. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिमोन यानी अपने मन की गांठें खोलने में जो सिमोन की भूमिका है, बल्कि केवल किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व में, जैसे कि अपनी सीमाओं को पार करने के लिए वो सबके लिए एक प्रतिमान बनी। लेकिन रेखा, इसी ने मेरा ख्याल है, मैं आज पहली बार ये पोएम पढ़ते पढ़ते मुझे एहसास हुआ कि इसमें एक और चीज जो उभर के आ रही है, और मैं इस पे एक इसलिए उंगली उठा रही हूँ। मैं इसमें कह रही हूँ कि तुम मेरी एनिमी भी हो, यू आर माय एनिमी, और तुमने ये दीवार, ये जो तोड़ दी दीवार, जो विंडोज खोल दिए, डोर्स खोल दिए, उससे मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि अब मैं जो पढ़ रही हूँ और जो लाल डेड को देख रही हूँ और उन लोगों को देख रही हूँ जो कि पावर, शक्ति दिखा रहे हैं, मुझे अपनी शक्ति दिखा रहे हैं, और मैं इस समाज से शायद जूझ नहीं पा रही हूँ। और वो जो बैटल्स जो मुझे फाइट करने पड़ते हैं, इसीलिए बैटल्स फाइट करने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरी वो सारी जो खिड़कियां खुल गई हैं, और इसलिए मुझे तकलीफ उठानी पड़ रही है। तुम्हारी वजह से मुझे तकलीफ उठानी पड़ रही है। कितना अच्छा होता अगर मैं ना जानती तुम्हें। जो खुला आसमान नहीं जानता वो पिंजरे से ही प्यार करने लगता है। सही, बहुत अच्छा। तो एक और बात मेरे मन में जो बहुत शिद्दत से आ रही है कि सारी बातें मतलब ऐसे स्त्रियों के सशक्तिकरण की हो रही है भाषा में या साहित्य में, लेकिन आपका रिश्ता एक बहुत बड़े ऐसे साहित्य से रहा जो विस्थापन का साहित्य है, जो पार्टीशन का लिटरेचर है। उसमें दोनों ही तरह की बातें हैं, औरतों ने जो कुछ सहा, और लिखने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जिस तरह उस बारीकी से कहानी हर बार उन औरतों की थी जिन्होंने अपनी इच्छा से कभी कुएं में छलांग लगाई, या कभी रास्ते में कट मरी, या अपनी देह पर हिंसा झेली। तो एक पूरा परिदृश्य हमारे सामने वो साहित्य उपस्थित करता है जहां एक खास जेंडर की वजह से ही इतनी हिंसा हुई, लेकिन लेखक का जेंडर कुछ भी रहा हो, उसने उस पीड़ा को बखूबी जाना समझा है। तो थोड़ी सी रोशनी आप उस पक्ष पे भी डालिए। देखिए, ये बहुत साल पार्टीशन के बाद, 1947 के बाद, हालांकि लिटरेचर में मंटो ने बहुत कहानियां लिखी, सबने बहुत कुछ लिखा, लिटरेचर तो पैदा हुआ, लेकिन दृष्टि से देखा नहीं गया, जेंडर की दृष्टि से
इस लिटरेचर को भी नहीं देखा गया और ना ही इस पे गौर किया गया जनरली कि औरतों का क्या हशर हुआ और उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे। ये सिर्फ 90s में आके एज लेट 80s एंड 90s जो ओरल टेस्टिमनीज क्रिएट करके ये उर्वशी बुटालिया, रितु मेनन, कमला वसीम, इन लोगों ने सबने वो निकाली, टेस्टिमनीज निकाली ओरल इंटरव्यूज वगैरह लेके। लेकिन मेरा एम ये था उस टाइम पे कि मैं ये लिटरेचर को एग्जामिन करूं, पार्टीशन का जो लिटरेचर था, और इसमें देखूं कि ये इश्यूज क्या निकल के आ रहे हैं। उसमें मेरा एक पूरा जो एक डोमेन था, विमेन को कैसे पुट किया जा रहा है। तो मुझे भीषम जी से मैं बात कर रही थी, भीषम साहनी से, तो मैंने उनको बोला कि ये जो आपका नॉवल है तमस, इसके रूट पे, इसके बीच में कौन सा एक्सपीरियंस था? क्या आप मतलब पार्टीशन तो एक जनरल हो गया सारा, ओवरऑल पार्टीशन, तो एक क्या बीच कहाँ था? तो उन्होंने कहा मैंने तकरीबन 30 साल एक सीन जो मैंने कुएं में जो देखा औरतों को छलांग लगाते हुए, और इन्होंने कुछ वहां पे एक नौकरी थी इनकी, और ये देख रहे थे कि कितने लोग मर रहे हैं, कुछ फिगर्स डेटा कलेक्शन कर रहे थे भीषम जी, और ये यहाँ पहुंच गए। ये कुएं को देख, जो खास कुआं बहुत दर्शाई गई है, वो बात बताई गई है जगह जगह, तो कहते हैं वो जो है मैंने देखा कि कैसे एक के बाद एक औरत छलांग लगा रही है कुएं में, और इतनी ज्यादा औरतों ने छलांग लगा दी कि वो कोई एक औरत जो है ठिठक गई जब छलांग लगाने के पहले, क्योंकि उसने देखा कि वो छलांग लगाएगी तो मरेगी नहीं, क्योंकि वो बॉडीज के ऊपर ही जाते हुए पानी के अंदर नहीं जाएगी, डूबेगी नहीं, कुएं में डूब नहीं सकती, क्योंकि वहां इतनी बॉडीज हो चुकी हैं। तो ये देख के तो कहते हैं मैंने पेन को तो निब तो मैंने उसी वक्त तोड़ दी कि मैंने नहीं देखना और ना ही लिखना है कि कितना क्या हुआ। और वो जड़ जो है वो अंदर खूब गई, मेरे अंदर वो बैठ गई वो बात, और मैं 30 साल उसके लिए, मुझे नाइटमेयर्स भी आते रहे, बहुत तकलीफ भी होती रही। फिर मुझे तमस लिखना पड़ा। उसको कहते हैं ना जो एक्सरसाइज ऑफ द माइंड, माइंड को खाली करना उससे। इट वाज टू गेट रिड ऑफ दैट नाइटमेयर दैट आई वाज कैरिंग। तो वो सारा तमस इतना बड़ा जो उन्होंने नॉवल लिखा, उसके बीच में ये था, और वो उसकी कहानी के अंदर भी उन्होंने डाला है, वो दृश्य है, वो सीन है, लेकिन वो एक सीन बन के रह जाता है वहां, लेकिन वो बीच था। तो वो देखिए कितना बड़ा सवाल था वो ऑनर का, एंड आई एम कमिंग टू दैट इशू। औरत की ऑनर जो है उसको बचाने के लिए बाप ने बेटी को मारा, बेटी ने अपने आप को मारा, बीवी ने अपने आप को मारा। तो इस टाइप का जो एक तो वो सीन है, दूसरा उसके ऊपर बहुत सी कहानियां भी लिखी गई, और वो छू जाने वाली कहानी है जो जब वो पोर्शन आता है तमस में, वो जब डिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसे करके और भी बहुत इश्यूज आती हैं, जैसे इस्मत चुगताई ने ही लिखी कहानी जड़ें, और उस कहानी में उन्होंने यही लिखा कि खास तौर पे औरत के लिए, क्योंकि वो ज्यादा चारदीवारी के अंदर रहने वाली होती है घर में, तो उसमें जो जितना बूढ़े होते जाओ उतना उस औरत को लगाव होता जाता है अपनी हवेली के साथ, और जब ये पार्टीशन होता है तो उसको जब छोड़ने के लिए कहा जाता है उस हवेली को, तो वो नहीं जाना चाहती बिल्कुल। ये जोधपुर की बात है, यहाँ से वहां जाने वाली बात है। तो वो नहीं जाती, वो कहती है मैं छोड़ सकती हूँ, मैं अपने पुरखों को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने भाई को, अपने बच्चों को, वो जाओ, आप लोग जाओ, बॉर्डर के उस पार जाओ, जहां जाना जाओ, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पुरखे जो पुरखे लोग एंशिएंट्स हैं वो सारे इस हवेली के अंदर हैं, मैं नहीं छोड़ सकती इनको। तो वो जड़ें एक कहानी आ जाती है, वो एक और मुद्दा आ जाता है। दूसरा ऑफ कोर्स रेप का आता है कि मल्टीपल रेप्स और उस पे क्या क्या हुआ। तो ये सारे जो वायलेंस के सीन्स हैं, जो कि वीना दास की एक पूरी किताब है इसके ऊपर, और पर्टिकुलरली विमेन के ऊपर जो वायलेंस होता है, और एक बहुत खूबसूरत कहानी जो लीव्स इन अ स्टॉर्म, लीफ इन अ स्टॉर्म, एक्चुअली अंतर जन्म की कहानी है वो,
तो वो कहानी में ये दर्शाया जाता है कि ये औरत जो है जिसको मल्टीपल रेप्स होते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो प्रेगनेंसी को के साथ उसका रिश्ता क्या है। शी हेट्स द बेबी, जो कि वो उसको बार बार उसको अबॉर्ट करना चाहती है, वो नहीं कर पाती, लेकिन वो 9 महीने हो जाते हैं, बच्चा हो जाता है, और वो जो बच्चा जब हो जाता है तो उसके अंदर वो जो इतनी दिक्कत होती है कि इस बच्चे को मैं छोड़ के यहाँ चली जाऊं, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि तरह तरह के फेसेस उसके आगे आते हैं जो रेपिस्ट थे। लेकिन वो बच्चे का एक बस रोने की आवाज जब वो उसको छोड़ के जा रही है, तो एकदम पलट के आती है, उसको उठाती है और छाती पे लगा लेती है। तो कैसे जागृत, शी बिकम्स ए ह्यूमन बीइंग देन, and how she exercises that entire experience of rapes rather. तो इस टाइप के, और देखिए हर औरत की कहानी यूनिक थी वहां, हर औरत की कहानी। ऐसी भी कहानियां हैं जबकि औरत ने कहा कि अच्छा हुआ पार्टीशन हुआ, क्योंकि मैं 4 दीवारी से निकल आई, अच्छा हुआ मेरी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अब मैं एक प्रिंसिपल बन गई हूँ स्कूल की, अपने आप को मैंने पढ़ा लिया है। सालों बाद उसने कहा अच्छा हुआ हम निकल गए इससे। सो अजीब अजीब टाइप के एक्सपीरियंसेस थे, और खास तौर पे औरतों के। तो इसलिए ये पढ़ना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जेंडर पार्टीशन लिटरेचर, ये भी मतलब पूरे पार्टीशन के साहित्य, मतलब वो एक सोशोलॉजिकल एक्ट ही नहीं है, बल्कि वो जो लिटरेरी एक्ट है। और वहां अगर जैसे आप कह रही हैं कि जेंडर की अवधारणा से उसको पढ़ा जाए, तो बिल्कुल हमें अलग अर्थ मिलते हैं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है एक स्त्री का अपने देह पर हुई हिंसा से और मानवीयता के बीच, क्योंकि ऐसे तो विश्वास खो के फिर हिंसा ही परम रह जाती है, लेकिन अंत में उसका जो बच्चा उठा लेना है, या फिर कृष्णा सोप्ती की कहानी सिक्का बदल गया पर भी बहुत बात की जाती है। तो ये जो अंततः एक मानवीय संवेदना का बने रहना है या बचे रहना है, ये बहुत जरूरी है। रूपा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं अभी पिछले दिनों, उनकी एक कहानी बहुत लोकप्रिय हुई जो पार्टीशन पर ही थी। पूर्णिमा यहाँ कह रही हैं कि मुझे अर्धनारीश्वर शब्द हमेशा खटकता है, क्योंकि इसमें स्त्री को तो स्त्री कहा गया, लेकिन पुरुष को ईश्वर, तो फिर बराबरी कैसी? ये अब ज्यादा मतलब विश्लेषण करने वाली बात है, उसको एनालाइज करने की बात है, अच्छी बात है, और इसीलिए कोई इसमें हम कहीं अंत नहीं आता जब हम देखने लगे। हमें अपनी वोकैबुलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। ये अच्छा सवाल आपने उठाया, क्योंकि इसके लिए एंड्रोजिनी में देखिए न्यूट्रलिटी है, और इसलिए मैं अक्सर एंड्रोजिनी ही यूज करती हूँ वर्ड। मैं पूरा इसमें विश्वास करती हूँ कि हमें स्त्रियों के लिए ही नहीं, सिर्फ बल्कि पुरुषों के लिए भी जरूरी है कि हम अपनी भाषा को भी अपडेट करते रहें। एक डायनामिज्म होता है ना, भाषा का भी अपना डायनामिज्म होता है। तो हमारे पास अभी एक एडिक्वेट वोकैबुलरी भी नहीं है, और उस वोकैबुलरी को क्रिएट करना हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप जैसे क्रिएटिव लोग हैं, इसके लिए ढूंढिए एक और शब्द, अगर आपको इससे वाकई दिक्कत वाली बात है ये, क्योंकि हम वो उस फ्रेमवर्क से निकल चुके हैं। मैस्कुलिनिटी को की वर्शिप करना, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बल्कि हम ये कहते हैं कि हमें देवी भी मत बनाइए, हम तो ये भी कहते हैं ना, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं कह रहे, अपने लिए भी कह रहे हैं कि देवी देवताओं की दूसरी दुनिया है, और उनको भी हम दोबारा देख रहे हैं। उससे इनफैक्ट मुझे और एक बात याद आई, देखा कि हम देखिए बहुत सी चीजें आजकल देख रहे हैं कैसे डी माइथोलॉजाइज भी हो रहा है सब कुछ। माइथोलॉजी को भी हम दोबारा इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर हम महाभारत से लें अपनी माइथोलॉजी, या इवन शाहनामा, या ये भी देखें रामायण की बात करें, तो इनमें सब में हम उनको अहल्या, अभी मैं कल ही देख रही थी, अहल्या पर एक नया नॉवल आया है जिसमें पूरा फेमिनिस्ट टेक है ऑन अहल्या। ऐसे ही और भी बहुत से हैं। मुझे याद आ रहा है तेलुगु कहानी वोल्गा की एक थी, नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो सीता के साथ उनकी एक दोस्त है, और वो दोस्त बार बार कह रही है, हर बार तुम्हें क्यों पीछे पीछे क्यों जाना पड़ता है राम के, कहीं कहीं तुम भी तो आगे हो,
सुनो तो सही, अपने अंतर्मन को देखो जरा। तो ये जो डायलॉग क्रिएट किया तेलुगु में, ये है तकरीबन 15-20 साल पुरानी कहानी है, वोल्गा ने लिखी थी ये कहानी। और मुझे याद है कि मैंने प्रिस्क्राइब करवा दी थी कहीं पे किसी पाठ्यक्रम में, और इसीलिए करवाई थी कि भाई उससे आपको माइथोलॉजी भी एक कंडीशनिंग का तरीका है ना। तो ये ठीक कह रही हैं, अर्धनारीश्वर की माइथोलॉजी में अगर चले जाओ तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए उसको रीइंटरप्रेट करना, रीडिफाइन करना, टू डू दैट ना। जब नई चेतना आती है तो भाषा भी बदलेगी उस चेतना के साथ साथ। तो वो बदलाव जो है करना जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि जब हमने ये सीरीज शुरू की तो हमारे मन में ये बिल्कुल नहीं था कि जैसे हम सब कुछ जानते हैं या जेंडर के सब बहुत बड़े विद्वान या एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये सवाल था कि एक संवाद बने, एक चर्चाएं, आपस में बातचीत हो, और एक जेंडर का फ्रेमवर्क हमारे मन में बन गया है कि बस स्त्रीवाद बनाम पितृसत्ता जैसी एक सरल सी इक्वेशन है कि हमें बस उसी में बात करते रहना है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक जो व्यापक समाज है, जिस व्यापक समाज में हम हर तरह के जो अंतर्विरोध हैं, हर तरह के जो आपसी झगड़े और संवाद है, उन सबको शामिल करना चाहते हैं, तो हमें जेंडर की अवधारणाओं को भी पुनः सोचना पड़ेगा कि जो बात आप कह रही हैं कि क्या उसमें पितृसत्ता के कारण पुरुष को एब्सेंट किया जा सकता है, क्या उसकी भागीदारी खत्म की जा सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जेंडर स्टडीज जो है वो पितृसत्ता के विरोध का ही पर्याय है। देखिए, जब हम ये पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं, जब हम पेट्रियार्की की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि स्त्री को ही नहीं चाहिए, तो मर्द के लिए वहां पे कोई कॉन्सेप्ट मैस्कुलिनिटी आता है ना, भी तो हावी हो जाना मर्द के ऊपर, एक पुरुष के ऊपर मैस्कुलिनिटी जो कंस्ट्रक्टेड है वो हावी होती है, तो उसको भी दिक्कत है बहुत कि कितना पैसा कमाना है, कितना वो सौंदर्य क्या होता है, वो औरत से दिल गेस की हम बात करते हैं, ये सब बातें करते हैं। अगर साहित्य में आपको वो संवेदनशील मिले तुरंत, तो आप देखने लगेंगे कि आपका वो भी बदलता जाएगा कि सौंदर्य को कैसे देखना है, मैस्कुलिनिटी को कैसे समझना, ये सारी चीजें समझ आने लगती हैं। लेकिन खुला दिमाग हो तो ना, इसलिए वो बहुत जरूरी है टू रीडिफाइन एवरीथिंग, टू रिकंसिडर कीजिए। इसलिए बहुत रोल है इस चीज का साहित्य में, जेंडर की भूमिका पे अगर हम वापस आए इस बात का कि साहित्य में अगर हम जेंडर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब हम पहले तो डीकोड करते हैं, डिकंस्ट्रक्ट करते हैं कहानी को या पोएम को, फिर उसके बाद अपने माइंड में रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और जब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो नई रियलिटीज खुलती हैं, और वो नई रियलिटीज खुलने में आप भी एक और कविता लिखेंगे उसको इंटरप्रेट करने के लिए, या एक और कहानी लिखेंगे, नई संभावनाएं बनती हैं। ये मेरा कहने का मुद्दा है। और ये नई जो नए जो विस्तार बनता है, तो आप कह रही थी, जो एक्सपैंड होता है यूनिवर्स का, उससे हम रियलाइज करते हैं कि ये जो यूनिवर्स छोटे छोटे हम अपने दिमाग में बनाए बैठे हैं, इसके परे कितने और यूनिवर्सेस हैं। भी आप देखो तो सही, उस स्पेस में तो जाओ। बाहर की स्पेस की बात करते हो आप, मार्स पे जाना है, चांद पर जाना है, ये वो, लेकिन आपके अंदर जो यूनिवर्सेस हैं उसको जरा खटखटाओ तो सही। एक्चुअली सारी क्रिएटिविटी मुझे लगता है वो तभी होती है जब आपके कॉन्शियंस और कॉन्शियसनेस में कोई आके नॉक करता है, थोड़ा नॉक करता है। वो नॉक करते ही वो एक्सपेंशन शुरू होती है, और एक्सपेंशन जब शुरू होती है, हो सकता है कि आपको वहां पे डूबने का डर है, हो सकता है आप डूब जाओगे, लेकिन वो रिस्क लेनी पड़ेगी,
और जब आप दूसरे पर जाते हो तो फिर आपको जो फीलिंग आती है स्ट्रेंथ की, उसी से तो आप अपने रास्ते बनाओगे। बहुत बढ़िया कि मतलब आपकी चेतना पर कोई दस्तक देगा और तभी जो चेतना पर दस्तक है उससे आपकी संवेदना का विस्तार अपने आप हो जाएगा। और एक ही नहीं, हमारे पास एक ही दुनिया, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही कितने ब्रह्मांड हैं। सुकृता जी, आपकी कविताओं में भी मुझे ये बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है कि एक एक दर्शन है उन कविताओं में, एक ऐसा दर्शन जो सृष्टि के विस्तार को, सृष्टि के विराट को स्वीकार करता है। क्योंकि जब तक हम जेंडर की सारी बातें जुड़ी तो अस्मिता से हुई हैं, इस अस्मिता मूलक विमर्शों से जुड़ी हुई हैं, इसी तरह के आइडेंटिटी डिस्कोर्सेस से जुड़ी हैं, लेकिन जो साहित्य की दुनिया है वो एक बड़ी दुनिया है। और उस बड़ी दुनिया में ये जरूरी है कि आप में रचनाकार होने का दंभ ना हो, आप सृष्टि के प्रति समर्पित होके और अपने आसपास की जो सच्चाइयां हैं, जैसे जिसे आप कह रही हैं कि आप डीकंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, आप अपने भीतर देखेंगे तो एक यूनिवर्स नहीं, हजारों यूनिवर्स खुलेंगे। और अगर आप अपनी संवेदना में वो सारे यूनिवर्स समेट सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं, उन्हें फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं, तभी साहित्य बनेगा। वास्तव में कहूं तो ये जो पूरी बातचीत है, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम पोएटिक्स को और एस्थेटिक्स को एक साथ ला करके पूरी तरह से फिर से व्याख्यायित कर रहे हैं। देखिए, पूरे जेंडर को समझने की जो जद्दोजहद है वो यही तो है कि साहित्य के लिए जेंडर आलोचना का मानक कैसे बनेगा। अब एक पक्ष उसका जो स्त्रीवादी चिंतन ने पैदा किया वो समाजशास्त्रीय पक्ष है, जिसमें कि पितृसत्ता की सच्चाई है, जिसमें कि आंकड़े हैं स्त्री के प्रति अत्याचारों के, और स्त्री अधिकार और स्त्री सशक्तिकरण की बातें। लेकिन आज जो चर्चा आपसे हो रही है तो हम बिल्कुल एक नया धरातल छू रहे हैं कि ये जो समस्या है साहित्य में, ये उस यथार्थ को देखने की तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक पुनर्सृजन की भी है, एक नई दुनिया क्रिएट करने की भी है, एक नए मानक बनाने की भी है, जिसमें कि संवेदना का, जिसे ह्यूमनिज्म या मानवीयता या जिसे बात मतलब स्त्री रचनाकारों ने लगातार की है, तो उसको भी बराबर से एम्फसाइज करना, उस पर बल देना, उसे रेखांकित करना भी बहुत बहुत जरूरी है। मेरे पास कुछ टिप्पणियां आ रही हैं, मैं उन्हें मतलब सवालों से ज्यादा वो टिप्पणी ही है। राजीव कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं कि अपने अपने ब्रह्मांड खंगालने होंगे। रश्मि रावत कह रही हैं कि वाकई ही सही बात है कि एडिक्वेट वोकैबुलरी के कारण, यानी स्त्री के लिए अपनी बात बोलने के लिए भाषा अपर्याप्त होती है। मिथकों में भी नए अर्थ भरने के काम लगातार हो रहे हैं, ये हमारे समय के लिए शुभ संकेत है। चेताली ने एक सवाल सा रखा है, जब भी सिमोन की बौद्धिक क्षमता की बात की जाती है तो लोग प्रायः उनके व्यक्तिगत संबंधों पर कटाक्ष करने लगते हैं और सार्त्र के संबंध में जो खुलापन था उसे समाज ने सही दृष्टिकोण से नहीं देखा। आप इस दृष्टिकोण को कैसे व्याख्यायित करेंगी? मैं अलाउ करूंगी कि सिमोन दे बोवेर खुद इसको करें, और वो उसके लिए, उसको जानने के लिए आपको उनके नोट्स तो पढ़े होंगे आपने, क्योंकि वो खुद करती है उसको। वो डिलेमा जो आते हैं ना, जो उनकी थ्योरेटिकल पोजीशन है, मैं अक्सर कहती हूँ कि सार्त्र से ज्यादा सिमोन दे बोवेर एग्जिस्टेंशियलिस्ट रही लाइफ में।
वो ज्यादा थ्योरेटिकल थे साथ, और लाइफ में ये ज्यादा थी एग्जिस्टेंशलिस्ट। और इन्होंने जो अपनी रचना की, मैंडरिन्स फॉर इंस्टेंस, जो मैं कविता में भी उसका रेफरेंस देती हूँ, और वो इनका तो पूरा वो ट्रिलॉजी है ना सिमोन दे बोवेर ने, जो एक्सपीरियंशियल, जो अगेन अगर मैं ये करूंगी तो शायद मेरा बायस नजर आएगा, लेकिन ये औरत होने के नाते शायद वो जो सेंसिटिविटी एक होती है ना, जो सार्थक के पास नहीं थी, वो ही वॉज वेरी गुड एज ए थ्योरेटिशियन, लेकिन सार्थक के पास वो चीज नहीं थी जो एक्सपीरियंशियल रियलिटी को सिमोन दे बोवेर ने दर्शाया। और इसलिए मुझे लगता है कि वो उसका जो रिलेशनशिप सार्थक के साथ भी जो था, वो हम उसके अंततः के अंदर नहीं जा सकते इतना, जब तक हम मैंडरिन्स या उनके नॉवेल्स नहीं पढ़ते, क्योंकि वो तो वो जूझ रही है ना उसके साथ। वो जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है कि मैं क्या डिफाइन कर रही हूँ सेकंड सेक्स में, और क्या मैं जिंदगी जी रही हूँ, और इसमें क्या गैप आ रहा है, और इसको मैं कैसे जोड़ रही हूँ और नहीं जोड़ पा रही हूँ। और यही उसकी व्यथा थी, और इसलिए उसने क्रिएटिविटी, कहते हैं कि सारी क्रिएटिविटी कम्स आउट ऑफ सफरिंग, वेरी पर्सनल सफरिंग, और वो बड़ी प्राइवेट सफरिंग जो है, जब वो इम्पर्सनल होने लगती है, वो तभी होने लगती है जब वो आर्ट बन जाती है। और रेखा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने कहा कि हम तो एक्चुअली रचना प्रक्रिया के बारे में भी बात करने लगे, सौंदर्यवाद की बात करने लग गए हैं जेंडर को जोड़ के, और मुझे लगता है ये जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन कह लो या डेमोलिशन कह लो, वो डेमोलिशन तो डिस्ट्रक्शन हो गई ना, उसी के अंदर से आप कैसे निकाल के कंस्ट्रक्ट करते हो, ये सिमोन दे बोवेर ने किया, अपने नॉवेल्स में किया। और वो इतने अच्छे लगते हैं वो, इसीलिए कि वहां पे पर्सनल और इम्पर्सनल में कोई लाइन नहीं रहती, इट जस्ट मेल्ट्स इन, वन मेल्ट्स इनटू द अदर। अब नहीं कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव था, ये तो ऑब्जेक्टिव है, वो सारे बेमायने हो जाते हैं असल जो चीज होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि फ्रेंच फेमिनिज्म में, जैसे वो आप सित्सु की बात करें, इरिग्रे की बात करें, ये सारे, ये बॉडी एक तरफी बात की इन्होंने, बॉडी, लेकिन वो अगर हम बॉडी की बात करें, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द बॉडी एंड सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी की अगर ना करें, या फिर वो मैड वुमन इन द एटिक की ना करें, तो आपकी समझ लॉपसाइडेड हो जाएगी। वो मैड वुमन इन द एटिक तो है, तो हमें वो फ्रॉम सैनिटी टू इनसैनिटी वाली जो जर्नी है हिस्टेरिकल वुमेन के बारे में, और ये बहुत जरूरी है कहना कि हमें वो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। हम वो स्टीरियोटाइप्स में फंसे रहते हैं ऑल द टाइम। वैसे ही हमारे नोशंस भी स्टीरियोटिपिकल होते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में, जेंडर के बारे में, या फिर वो व्हाट विल अ मैन से, मैंने नहीं ये जेंडर क्लास अटेंड करनी। अरे वो जेंडर क्लास तो आपको भी तो लिबरेट कर रही है। या औरत कहेगी अरे वो तो फेमिनिज्म होगा, बिल्कुल श्रिल फेमिनिज्म जिसको बोलते हैं, वो नहीं है ऐसी बात। आपको समझना पड़ेगा। आपने बहुत एक अच्छा शब्द भी यूज किया, ह्यूमनिज्म की बात है। नहीं तो हर वक्त रिएक्शन होता रहेगा, एक्शन नहीं होगा। फीमेल एंड मेल बैटल होता रहेगा। और केट मिलेट की वो सेक्सुअल पॉलिटिक्स वाली जो किताब हुई थी 70s में, वो इसीलिए लिखा था ना उसने, सेक्सुअल पॉलिटिक्स वहां बड़े प्रीडोमिनेट कर गए। तो पॉलिटिकल है, तो पॉइंट तो पॉलिटिकल है, लेकिन अगर उसी स्तर पे आप देखते रहेंगे तो फिर वो हर वक्त एक्शन नहीं करेंगे, रिएक्ट करते रहेंगे, बैटल होता रहेगा, यू विल कीप डिमोलिशिंग ईच अदर, इट विल बिकम डिस्ट्रक्टिव फॉर ह्यूमनिज्म. So I think in order to move forward, we have to see that from the reaction, action comes out. बहुत बढ़िया। एक्चुअली अब वैसे हम लगभग अपने समय हमने पूरा कर लिया है, लेकिन छोटी-छोटी 2 चीजें, एक रश्मि रावत ने पहले भी पूछा, आपने इस्मत पर बात की भी है, वो कह रही हैं कि आपने इस्मत आपा की जीवनी लिखी है, कृपया इसके बारे में कुछ बताइए। देखो मेरी जीवनी लिखी नहीं है, लेकिन इस्मत लाइफ और टाइम से किताब है, और एक इस्मत आपा हिंदी में उसी का मोर और लेस ट्रांसलेशन भी है। लेकिन इस्मत के बारे में हाँ मैं काफी जानती हूँ, और वो भी थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं होती थी, वो ज्यादा करती थी मतलब शी वाज अगेन अ रोबस्ट वुमन आई वुड से। और वो उन्होंने अपनी कहानी जैसे देखी वैसी लिखी टू सम एक्सटेंट, और वो कहानियां बना के लिखी। तो मैंने अपने एक
लेख में लिखा भी है कि वो जो कहानियां लिखती थी वो असल में उनकी अपनी कहानियां थी, जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वो फिक्शन है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो उनकी इमेजिनेशन इतनी थी कि वो जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने लगी तो वो फिक्शन होती गई और वो सच्चाई नहीं थी। कागजी है पहरान उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। तो कागजी है पहरान में बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं जानती हूँ कि वो फैक्ट्स नहीं है, पर वो फैक्ट कह के लिखे गए। और बहुत सी चीजें जो फैक्ट्स हैं वो उनकी कहानियों में आम दिखते हैं। तो वो बड़ी अजीब सी और बड़ी इंटरेस्टिंग खातून थी और उनके झगड़े बहुत लोगों से थे और प्यार बहुत लोगों से था। और मंटो और इस्मत की जो दोस्ती थी उसके ऊपर तो मैं लगातार एक और सेशन कर सकती हूँ। इतनी खूबसूरत उनकी दोस्ती थी, लड़ाइयां भी बहुत थी और एक दूसरे को वो गालियां भी बकते थे, लेकिन साथ साथ सबसे ज्यादा प्यार यहाँ तक कि वो उन्होंने शादी नहीं की, इसलिए इतना गहरा प्यार था कि उन्होंने कहा अगर हमने शादी की तो हम एक जगह नहीं रह पाएंगे दोनों। तो इस टाइप की इंटेंस लड़ाइयां भी थी और बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप था। तो मतलब ये दो जेंडर की सीमाएं कहाँ पिघल गई उस सॉरी दोस्ती में, जेंडर की सीमा, मैं कह रही हूँ कि मंटो और इस्मत की दोस्ती में जेंडर की सीमाएं पिघल गई। टोटली पिघल गई। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो ये बहुत सी कहानियां हैं, बहुत से एनेक्डोट्स हैं इस्मत के बारे में। और मैं एक बार ग्लिम्स मेरा हुआ था जब मैंने उनको देखा था और वो स्टेज पे थी और मेरे फादर जो कि उर्दू के राइटर थे तो उनको इशारा करके उन्होंने कहा था जोगिंदर पाल उठ इधर आ, तो स्टेज पे बैठ आके तुमको बोलना होगा इसमें। तो जो भी, हालांकि मेरे फादर भी काफी डोमिनेटिंग टाइप प्रेजेंस थी, उनकी प्रेजेंस ऐसी थी, लेकिन वो बिल्कुल आराम से उठ के चल पड़े जैसे उनकी आवाज इतना दम था इनकी इस्मत की आवाज में कि कोई उनको ना नहीं कह सकता था। तो ये मुझे सीन अभी तक याद है। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, लेकिन ठीक है और बातें करेंगे इस्मत के बारे में। मैं पूर्णिमा जी का एक कमेंट है, मैं उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, पूर्णिमा जी ने लिखा, वैचारिक गंभीरता के साथ लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करना ही इस मंच की खूबसूरती है। जब मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं मुझे बहुत विनम्रता के साथ मैं इनको स्वीकार करती हूँ। आई फील सो हम्बल्ड कि इस सारी सीरीज को इस तरह स्वीकार किया जा रहा है। पूर्णिमा जी, आप रोज हमारे साथ जुड़ रही हैं, हृदय से आपका आभार। और कोई कवि और रचनाकार हमारे साथ हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उन्हें जाने दें बिना एक दो रचनाएं सुने। खूब आज हमने गंभीर चर्चा की, मतलब जिस तरह की हिंदी कविता पे मनीष गुप्ता जी मुझे अक्सर कहा करते हैं कि मैडम हमारा तरीका बड़ा इनफॉर्मल है, तो भाषा के लहजे को लेकर हम इनफॉर्मल हैं। हिंदी अंग्रेजी सब साथियों को साथ मिलके बातचीत कर रहे हैं और भी भाषा के लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन खूबसूरत बात ये है कि जो चर्चाएं हैं वो कम गंभीर नहीं हुई है, चर्चाएं खूब गंभीरता से हो रही हैं, सवाल भी गंभीर है और जवाब भी गंभीर है। और बहुत लोग जो अपने जीवन में अपने लेखन में इन सवालों से जूझ रहे हैं वे अपने अनुभव से ये जवाब ला रहे हैं। तो इस बात के लिए सुकृता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बातचीत को एक ऐसे स्तर तक आप ले गई कि जो हमें भी सोचने को मजबूर करेगा कि इन्हीं सब चीजों से हमारी थियोरीज बनती हैं। कोई सिद्धांत लाके रचनाओं पर चस्पा कर देने से साहित्य के प्रतिमान नहीं बनते, बल्कि साहित्यिक कृतियों पर विचार करने से ही साहित्य के प्रतिमान बनते हैं। तो क्या मैं अब आपसे अनुरोध करूं कि अब आप, हाँ जी कहिए। नहीं रेखा, मुझे ये ख्याल आया कि ये एक बात कहना जरूरी है यहाँ पर कि जो हाशिए में जो जो आप एक सेशन कर चुके हैं उसमें मैं जानती हूँ दलित साहित्य पर, शायद दलित साहित्य पर ही किया था वो एक सेशन। पर मैं ये कहना जी, तो
लगता है कि ये भी यहाँ पे छू नहीं जाती बात कि ये जो दलित औरतों ने, जो साहित्यकारों ने, जो साहित्यकार भी ऑनेस्ट, कोई टेंशन नहीं और सीधे सीधे अपनी कहानी को कह डालना, वो भी एक सौंदर्यवाद का एक तरीका है, लेकिन विद ऑलमोस्ट लाइक अ पॉलिटिकल एजेंडा पर भी कहेंगे। एजेंडा नहीं है, कुछ जुड़े हैं क्या सबको सुकृता जी की आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है कि सुकृता जी के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो टूट गया है और यहाँ तारावती मीना जी ने एक बात लिखी है कि हो सके तो मंटो और इस्मत पर एक सेशन रखें, देखने की कोशिश करेंगे। और एक फरमाइश हुई है माया एंजेलो की कविता की, लेकिन अभी उसको निकाल के सुना पाना शायद मुश्किल ही हो। तारावती मीना जी ने एक अच्छा सवाल था, मैं चाहती थी कि सुकृता जी से हम उसका जवाब पाते, लेकिन अब कनेक्शन टूट जाने से तारावती मीना जी लिख रही थी कि वे महिलाएं जो महिला के रूप में अपने काम के साथ, हाँ हमें मिल गया उनका। हाँ हाँ वो, हाँ, तो मैं एक सवाल पढ़ रही थी, तारावती मीना जी ने लिखा है कि वे महिलाएं जो महिला के रूप में अपने काम के साथ कोई रियायत नहीं चाहती, उनके साहित्य का आकलन भी स्त्रीवादी नजरिए से नहीं बल्कि एक मनुष्य के तौर पर किया जाना चाहिए। ये तो काफी बहस है ही, क्योंकि कृष्णा सोपती जी भी जो अपने आप को स्त्रीवाद से अलग करके देखती रही, वो लगभग यही बात थी, वही सरोकार की बात थी। मुझे लगने लगा हाँ इंटरनेट की कुछ अनस्टेबल हो गया शायद। तो बस अंत में मैं चाहूंगी कि कोई ऐसी कविता आप सुना दें जिसका अनुवाद मैंने भी किया हो, तो मैं हिंदी अनुवाद पढ़ दूंगी। मुझे लगता है कि उसका अनुवाद ही चलिए मैं दो कविताएं हिंदी में जो मैंने अनुवाद किए हैं सुकृता जी की कविताओं की, उनसे अपनी बात खत्म करूंगी। हैं वो दोनों कविताएं रचना प्रक्रिया के बारे में, लेकिन उनका जो रूपक है वो किस तरह से एक खास स्त्री बिंब के साथ जुड़ा हुआ है, ये देखने की बात है। पहली कविता है, अंग्रेजी में उसका शीर्षक है वेयर शैल आई राइट, हिंदी में कहां लिखूं मैं। कहां लिखूं मैं, दर्द से ऐंठ जाता है कागज, अजब सलवटों से भर जाती है जगह। कहां रंग भरूं मैं, जैसी ही ब्रश उठाती हूं पूरा कैनवस भर जाता आहों और सरसराहटों से। सलीब ढोती हूं मैं, जिस पर कील दी गई हैं अजन्मी कविताएं, रूप धरने से पहले नष्ट कर दिए गए चित्र, न जीवित न मृत।
और एक और मेरी पसंदीदा कविता है जिसको बहुत लोकप्रियता भी मिली। इस कविता का अंग्रेजी शीर्षक है द आर्ट ऑफ वेयरिंग बैंगल्स, हिंदी में है चूड़ियां पहनने की कला। खाली पन्ना पहनता है शब्द उसी शौक और सब्र से, जैसे लड़कियां पहनती हैं कांच की चूड़ियां, एक एक कर ध्यान से धीरे धीरे। एकदम सही माप की, न चटके न खुरचे, दबी कलाइयां गुजरती हैं उन गोलाइयों से। बहुत ढीली लटकती हुई भी ना हो, न इतनी तंग कि टकरा जाएं त्वचा से। झंकृत होने दो उन्हें, उल्लास में छलकने दो, गति में थिरकने दो, नृत्य में लय हो जाने दो, जैसे कविता होती है लय पन्ने में। झंकृत होने दो उन्हें, उल्लास में छलकने दो, गति में थिरकने दो, नृत्य में लय हो जाने दो, जैसे कविता होती है लय पन्ने में। तो इस तरह कविता की रचना प्रक्रिया भी जेंडर से जुड़ी हो सकती है, एक जेंडर की सोच से जुड़ी हो सकती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे हमारे साथ होंगी गरिमा श्रीवास्तव, जो मुस्लिम आत्मकथाओं पर, मुस्लिम महिलाओं की आत्मकथाओं पर उन्होंने विस्तृत काम किया है। उस संदर्भ में वो बात करेंगी मुस्लिम आत्मकथाएं, चुप्पियां और दरारें। तो कल शाम 5 बजे फिर मिलेंगे हिंदी कविता फेसबुक पेज पर। सभी साथियों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट सुकृता जी भी आ गई हैं, तो धन्यवाद कह सकते हैं आप। धन्यवाद, सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। और रेखा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, नमस्कार।